Hello, good evening to all of you. Good evening, sir. Good evening, sir. Okay, so let's start today's class. As we discussed last time कि जो लास्ट सेशन था उसमें हमने सोलर सिस्टम के बारे में पूरा कवर किया था, लाइक नो प्लैनेट्स, देन देयर satellites or other than the planets which celestial object in we have in our solar system, like asteroid, comets, then meteors, और बहुत सी चीज़ें भी हमने देखी सोलर सिस्टम के बारे में. तो नाउ वी विल going to take next topic in amateur astronomy crash course, and that is optical astronomy. और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है बिकॉज इट इज़ वेरी क्लोज टू एमेचर एस्ट्रोनॉमर, बिकॉज इट इज़ टोटली रिलेटेड टू द प्रैक्टिकल सेशन. ये पूरा प्रैक्टिकल सेशन के ऊपर डिपेंड है. दो वी आर टेकिंग इट इज़ ऑनलाइन, बट इसमें सब हम प्रैक्टिकल और एक्टिविटीज़ के बारे में बात करेंगे, एंड कुछ सिमुलेशन, कुछ डेमोज हो सके तो वो भी यहाँ पे लेने का ट्राई करेंगे. तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमी. लगभग ये टॉपिक हमारा 3 से 4 क्लासेस में कवर होगा, जिसमें हम ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमी, जो एमेचर एस्ट्रोनॉमर का बहुत बड़ा पार्ट है एक्टिविटीज़ का, वो पूरा इसमें कवर करेंगे. सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमी, जितना भी अभी हमने देखा है, कॉस्मोस देखा है, मीन्स कॉस्मोलॉजी देखा है, हमारा सोलर सिस्टम देखा है, कुछ बेसिक्स भी देखा है स्टार्टिंग के लेक्चर्स को, उसमें किसी को कुछ डाउट है तो वो अभी पूछ सकता है, नहीं तो हम ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमी की ओर शुरुआत करेंगे. सो रितिका, यू हैव एनी डाउट? अभी तक आपने जो कुछ ये किया है अंडरस्टैंड, या जो भी हमने क्लास में कवर किया है? No, sir. Currently, I'm not having any doubt. If I will have any doubt, I will ask you. ओके, ठीक है. तो शुरू करते हैं. अभी ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमी बाद में, मीन्स ये इस टाइम में लेने का रीज़न ये है कि अगर ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमी में शुरुआत में लेता तो थोड़ा आपको कंफ्यूजन होता, कि अगर मैं बोलता कि नेबुला दिखाई देता है तो आप कंफ्यूज हो जाते कि नेबुला क्या होता है, वो कैसे क्रिएट होता है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है. अगर मैं आपको कहता कि स्टार्स या फिर न्यूट्रॉन स्टार है, पल्सर स्टार है, तो ये कंफ्यूजन आपको होता. इसलिए ये जो कॉस्मोलॉजी या फिर ये थेरोटिकल पार्ट जो था एस्ट्रोनॉमी का, वो शुरुआत में इसीलिए लिया कि जब हम ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमी सीखेंगे तो ये जो टर्म्स आने वाली है इससे आप ऑलरेडी फैमिलियर हो. तो इसीलिए वो पार्ट हमने पहले लिया, फिर ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमी आज से शुरुआत कर रहे हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमी. यहाँ पे स्क्रीन में शेयर करता हूँ. ओके, ठीक है. सबको दिख रहा है स्क्रीन? Yes, sir. ओके, It's good. so this is the amateur astronomer crash course, class 11, and starting of optical astronomy. So before going to start, let's see what is the optical or what exactly mean by this term. So ये शुरुआत करने से पहले एक बेसिक टर्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट स्पेक्ट्रम या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लेंथ स्पेक्ट्रम भी आप कह सकते हो. तो बेसिकली ये क्या होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है. उस पैटर्न में जितनी भी वेव्स आती है, इन सभी वेव्स का एक स्पेक्ट्रम बनता है अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ. वेवलेंथ क्या होता है तो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा. तो अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ उसका एक पैटर्न बनता है, स्पेक्ट्रम बनता है, और उस हर एक स्पेक्ट्रम का अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक है. ओके, तो उस कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से, मीन्स अकॉर्डिंग टू दैट कैरेक्टरिस्टिक, एस्ट्रोनॉमी के अलग अलग टाइप्स क्रिएट हुए हैं. तो पहले तो हम देखेंगे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट स्पेक्ट्रम क्या होता है. तो जैसा कि इस फिगर में आप देख सकते हो, बहुत ही सिंपल तरीके से इलुस्ट्रेट किया गया है कि ये जो ऊपर का आप दिख रहे हो ऐसा ये कर्व शेप, इसे कहते हैं वेवलेंथ. अभी वेवलेंथ क्या होता है या वेव क्या होती है, तो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या एनर्जी जो होती है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी एक वेवलेंथ में ट्रेवल करती है. ओके, एंड दैट वेवलेंथ एक्चुअली डिवाइडेड क्रिएटेड इट अकॉर्डिंग टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक,
कि सपोज एक वेवलेंथ यहाँ से शुरुआत हुई है इसकी, इसके ये अपर क्रस्ट को जाती है, डाउनवर्ड क्रस्ट को जाके एक साइकिल पूरा करती है। तो ये दोनों के बीच में का जो डिस्टेंस होता है इसे हम वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है, एज अ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बताया। तो ये जो पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ का जो स्पेक्ट्रम आप यहाँ पे देख रहे हो, तो ये अलग अलग वेवलेंथ से क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट सेक्शन में आप ये वेवलेंथ देख रहे हो यहाँ पे, इसे कहते हैं रेडियो एंड माइक्रोवेव वेवलेंथ। मीन्स इस कैटेगरी में जो वेवलेंथ या वेव्स आती है उसे कहा जाता है रेडियो वेवलेंथ या माइक्रोवेव वेवलेंथ। अभी अगर इसके एग्जांपल्स आपको देखने हैं तो आप जो एफएम सुनते हो, रेडियो एफएम, दैट इज द गुड एग्जांपल ऑफ दिस वेवलेंथ। उसके बाद आपका टेलीविजन सेट है, देन आपके घर में अगर माइक्रोवेव होगा या मोबाइल फोन आप यूज करते होगे, तो ये जिस भी वेवलेंथ के ऊपर काम करते हैं ये सभी रेडियो वेवलेंथ होती है। रेडियो वेवलेंथ का जो डिस्टेंस होता है, वेवलेंथ डिस्टेंस, ये काफी बड़ा होता है। व्हाई इट इज सो बिग? बिकॉज इट हैज टू ट्रेवल और इट हैज टू पास थ्रू ऑब्जेक्ट्स। ये जो वेवलेंथ है इनको बड़े बड़े ऑब्जेक्ट को पास करके जाना पड़ता है। लाइक आप अगर इमेजिन करो कि यहाँ पे कुछ तो भी ऑब्स्टेकल है, लाइक ट्री है, वॉल है, होम है, जो भी है सॉलिड ऑब्जेक्ट है, तो अगर इसे पास करके जाना है तो आपकी वेवलेंथ जो होगी ये काफी बड़ी होनी चाहिए, तभी वो उसे पास करके जाएगी। या फिर इसकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। एनर्जी मीन्स इसके अंदर जो स्टिमुलेटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या जो भी एनर्जी होती है इसकी, ये ज्यादा होनी चाहिए। अगर हम इसे ज्यादा एनर्जी देंगे तो इट इज नॉट अफोर्डेबल टू पर्टिकुलर दैट एप्लीकेशन। ये जो एप्लीकेशंस इसके हैं उसके लिए इतना कॉस्ट नहीं बेयर कर सकते इसकी एनर्जी ज़्यादा बढ़ा के इसे ट्रांसमिट करना। एंड ऑब्वियसली ये हार्मफुल भी रहेगा। अगर इसे हमें एक सॉलिड ऑब्जेक्ट से ट्रांसफ़र करना है, तो इसकी अगर एनर्जी बढ़ाएंगे तो ये हार्मफुल होगा, जैसा ये एक्सरे में होता है या गैमा रेज में होता है। तो इसीलिए इसका हमने वेवलेंथ ज़्यादा रखा है या ज़्यादा होता है, ताकि वो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स को भी क्रॉस करके आगे ट्रांसमिट हो पाए। तो ये होता है रेडियो वेवलेंथ। उसके बाद आता है इंफ्रारेड वेवलेंथ। अभी इंफ्रारेड वेवलेंथ क्या होता है कि जो रेड कलर का वेवलेंथ होता है, रेड कलर के लाइट का, उससे थोड़ा सा बड़ा वेवलेंथ ये इंफ्रारेड कैटेगरी में आता है। तो इसमें बेसिकली जो हीट एनर्जी है वो ज़्यादा तो इंफ्रारेड में ट्रांसमिट होती है। मीन्स आप अगर किसी हीट सोर्स के आसपास खड़े रहोगे तो आपको उसकी हीट महसूस होगी। वो किस तरह से महसूस होती है? तो ये इंफ्रारेड वेवलेंथ उससे ट्रांसमिट होती है हीट एनर्जी में, और इसके वजह से हीट एनर्जी आपको मीन्स महसूस होती है हीट, बिकॉज इंफ्रारेड वेवलेंथ उसको ट्रांसमिट करती है। अभी इसके बाद जो आता है सेक्शन, इसे कहते हैं विजिबल लाइट सेक्शन। इसमें जो वेवलेंथ आती है लाइक फ्रॉम रेड कलर टू वॉयलेट कलर, ये सभी लाइट्स जो है ये विजिबल लाइट के कैटेगरी में आती है। ओके, तो इसीलिए विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम इसे कहा जाता है। जितनी भी आप चीजें देखते हो विजिबल कंडीशंस में आपके नॉर्मल नेकेड आइज से, वो सभी चीजों की वेवलेंथ, लाइट की वेवलेंथ इस कैटेगरी में आती है। उसके बाद आता है अल्ट्रा वायलेट। मीन्स ये वायलेट कलर के बाद में जो एक्स्ट्रा मीन्स और स्मॉल वेवलेंथ है वायलेट कलर के एग्जैक्टली बाद में आने वाली, उसे कहते हैं अल्ट्रा वायलेट। जैसा इसे इंफ्रारेड होता है वैसा ये अल्ट्रा वायलेट वेवलेंथ होता है। तो ये जो एनर्जी है और ये जो वेवलेंथ है ये काफी हार्मफुल होती है। बिकॉज वाई? इट्स वेवलेंथ काफी छोटी होती है तो वो सॉलिड ऑब्जेक्ट को भी क्रॉस कर सकती है। एंड इसका जो एनर्जी 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 का वैल्यू जो है वो काफी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू विजिबल लाइट और प्रीवियस वेवलेंथ्स। तो इसकी वजह से ये काफी हार्मफुल होता है। उसके बाद आता है एक्सरेज। एक्सरेज का वेवलेंथ आप देख सकते हो काफी कम होता है वेवलेंथ, और इसका एनर्जी भी ज्यादा होता है उसके कारण। तो वो भी हार्मफुल है। वो किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट को क्रॉस करके, उसे अवॉइड नहीं बोल रहा हूं मैं, क्रॉस करके उसके आर पार जा सकती है। ओके, बट जो एकदम डेंस ऑब्जेक्ट होगा लाइक बोन्स होंगे, कुछ मेटल्स होंगे, उसे नहीं ये क्रॉस कर सकेगी। देन उसके बाद आता है गैमा रेज और गैमा रेज वेवलेंथ। ये सबसे एनर्जेटिक वेवलेंथ है और हार्मफुल रेज है।
उसकी वेवलेंथ काफी छोटी होती है एज कंपेयर टू दिस ऑल प्रीवियस वेवलेंथ्स। ओके, तो ये पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। अभी इसमें जो हम देखने वाले हैं ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमी, वो आती है इस विजिबल लाइट कैटेगरी के सेक्शन में, कि जितनी भी लाइट हम देख सकते हैं इन ये कॉस्मोस में, ये यूनिवर्स में, वो सब पूरी आती है विजिबल लाइट या ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमी कैटेगरी में। और ये जो बाकी का जो है लाइक रेडियो वेव्स, अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड, एक्सरेज, ये उनकी अलग से कैटेगरी है, वो भी हम देखेंगे शॉर्ट में। तो शुरुआत में हम देखेंगे लाइक नो द टाइप्स ऑफ एस्ट्रोनॉमी बाय लाइट स्पेक्ट्रम। तो पहला टाइप जो होता है वो रेडियो एस्ट्रोनॉमी होता है। अभी रेडियो एस्ट्रोनॉमी एग्जैक्टली क्या है ये भी बताएंगे। उसके बाद आएगा इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी, देन ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमी जो हम देखने वाले हैं डिटेल में, देन यूवी एंड एक्सरे एस्ट्रोनॉमी, एंड देन लास्ट वन द गैमा रे एस्ट्रोनॉमी। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा रेडियो एस्ट्रोनॉमी के बारे में बात करेंगे कि रेडियो एस्ट्रोनॉमी क्या होता है। तो डिटेक्ट रेडियो वेव्स की जो यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट्स है लाइक स्टार्स है, गैलेक्सीज है, नेबुलाज है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स है वो अलग अलग वेवलेंथ इमिट करते हैं, तो उसमें रेडियो वेव्स भी आती है। ओके, बट दैट रेडियो वेव्स इज नॉट विजिबल टू अस। बट उसका एक एडवांटेज ऐसा है कि बाय यूजिंग एंटीनाज एंड सम ऑब्जेक्ट्स वी कैन कलेक्ट दैट रेज, रेडियो वेवलेंथ के जो रेज आते हैं या रेडियो वेवलेंथ आती है, वो हम कलेक्ट कर सकते हैं, एंड उसका हम पैटर्न या उसका बिहेवियर स्टडी कर सकते हैं। एंड बाय यूजिंग दैट पैटर्न और बिहेवियर वी कैन फाइंड थिंग्स इन गैसेस एंड डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। क्योंकि मैंने जैसा बताया कि इसका वेवलेंथ काफी बड़ा होता है रेडियो वेव, तो वो बहुत दूर से आ सकती है, एंड जो डेंस गैसेस होते हैं, डेंस क्लाउड होते हैं गैसेस के, उनको क्रॉस करके ये हमारी तरफ आ सकती है, जो विजिबल कंडीशन में या विजिबल लाइट नहीं कर सकती। लाइक आप देख सकते हो कि जब मानसून होता है, क्लाउडी वेदर होता है, तो बहुत सारी लाइट्स जो है आसमान से आने वाली लाइक स्टार्स की, या इवन दो सन रेज ऑल्सो दे गेट ट्रैप इन दैट क्लाउड, तो वो क्लाउड में ट्रैप हो जाती है, हमारी तरफ नहीं आती। बट रेडियो वेव्स जो है वो थ्रू आउट दैट क्लाउड और एनी काइंड ऑफ डस्ट वो क्रॉस करके हमारी तरफ आ सकती है, हम उसके आर पार देख सकते हैं अगर हमने रेडियो वेव्स को कलेक्ट किया और डिटेक्ट किया। तो इसका एक ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि कई ऐसी गैलेक्सीज है, कई ऐसे एरियाज है यूनिवर्स में जहाँ पे बहुत सारा डेंस गैस है या क्लाउड है। ओके, तो उसके बीच में क्या चल रहा है, उसके अंदर क्या चल रहा है, ये हम नॉर्मल ऑप्टिकल रेंज में, लाइट के रेंज में नहीं देख सकते। तो उसके लिए हमें रेडियो वेवलेंथ या रेडियो डिटेक्टर टेक्नोलॉजी ही चाहिए होती है, ताकि उस गैस के अंदर हम देख सके क्या चल रहा है। तो इसीलिए रेडियो एस्ट्रोनॉमी वहाँ पे यूजफुल होती है। और ये जो रेडियो एस्ट्रोनॉमी का ट्रेंड है, ये लगभग 1960 या 70 के बाद में बहुत ही पॉपुलर हुआ है, बिकॉज तब एक्सरे मशीन्स या फिर जैसा नई टेक्नोलॉजीज, हम कुछ स्पेस बेस्ड टेलीस्कोप लॉन्च कर सके, इसकी वजह से ये रेडियो एस्ट्रोनॉमी काफ़ी पॉपुलर हुआ आफ्टर दैट। देन ये यूजफुल होता है, जैसा मैंने आपको कहा, कि यूनिवर्स का ओरिजिन डिटेक्ट करने के लिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वेवलेंथ है जो रेडियो वेवलेंथ की कैटेगरी में आती है जब यूनिवर्स क्रिएट हुआ, लाइक बिग बैंग जब हुआ, क्योंकि उनकी जो अभी वेवलेंथ है वो काफ़ी बड़ी है। एंड जैसा मैंने कहा था कि कॉस्मिक वेव, माइक्रोवेव, रेडियो बैकग्राउंड, तो ये जो रिमेनिंग पार्ट है बिग बैंग इवेंट का, ये रेडियो वेव कैटेगरी में आता है। तो उसे डिटेक्ट करने के लिए रेडियो एस्ट्रोनॉमी काफ़ी यूजफुल होती है, इसका स्टडी। तो हम एट द बिगिनिंग ऑफ यूनिवर्स क्या हुआ था, क्या पैटर्न में हुआ था, ये जान सकते हैं। तो इससे देखने के लिए दिस टाइप ऑफ पैरामीटर्स हमें कुछ मिलते हैं। ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पूरा रेडियो वेव डिटेक्ट हो रहा है। आप जैसा एफएम वगैरह सेट करते हो, लाइक सिमिलर ये वेव्स यहाँ पे डिटेक्ट हो रही है। और जहाँ पे ज्यादा डिटेक्ट होती है वेव, वहां पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कुछ तो भी ऑब्जेक्ट है जो उसका इमिशन कर रहा है। अगर ऑब्जेक्ट ज्यादा एनर्जेटिक है, लाइक नो स्टार्स है, सुपरनोवा है, या कोई इवन दो ब्लैक होल भी है, तो वो रेडियो वेव्स को ज्यादातर ये करता है, इमिट करता है। ओके,
तो इसीलिए रेडियो वेव्स डिटेक्शन या रेडियो एस्ट्रोनॉमी बहुत यूजफुल है, जहाँ पे विजिबल लाइट हम नहीं डिटेक्ट कर सकते। और रेडियो वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए ऐसे एंटीनाज होते हैं। ओके, ये ग्राउंड बेस रेडियो टेलीस्कोप है। ये डिश एंटीनाज होते हैं जो रेडियो वेव्स आती है आसमान से उसे कलेक्ट करते हैं। एंड ये जो डिटेक्टर है सामने के एक ऊपर के पार्ट पे हुआ लगाया हुआ, वो उसे कलेक्ट करता है, कंसंट्रेट करता है और ऐसे रीडिंग्स हमें देता है। और बाय यूजिंग दिस रीडिंग वी कैन क्रिएट दिस टाइप ऑफ पैटर्न्स। ये पैटर्न्स, ये एरियाज हम लोकेट कर सकते हैं। ओके, सो ये रेडियो एस्ट्रोनॉमी है। nowadays this is a popular choice of research based astronomy। तो उसके बाद आता है इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी। अभी इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी भी सिमिलर टू रेडियो एस्ट्रोनॉमी जैसा ही काम करता है, बिकॉज इंफ्रारेड जब एटमॉस्फेयर, अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं तो इंफ्रारेड एब्जॉर्ब किए जाते हैं ड्यू टू द वेदर, लाइक नो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड उसे एब्जॉर्ब कर लेता है इंफ्रारेड को, जिसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। तो ड्यू टू दैट इंफ्रारेड टेलीस्कोप जो है वो आपको ग्राउंड बेस नहीं दिखाई देंगी, वो ज़्यादा तो हम स्पेस में लॉन्च करते हैं इंफ्रारेड डिटेक्ट करने के लिए। तो इनकी खासियत क्या होती है, जो नेबुलाज जो होते हैं या गैलेक्सीज जो होती है उनसे काफ़ी इंफ्रारेड वेवलेंथ इमिट होती है, बिकॉज द टेम्परेचर एंड ऑल इज सो मीन्स उस कैटेगरी में होता है कि हाई टेम्परेचर एंड हाई एनर्जी होती है जो इंफ्रारेड ज़्यादा इमिट करती है। तो अगेन इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी अलाउज एस्ट्रोनॉमर टू ऑब्जर्व रीजन ऑफ स्पेस जहाँ पे बहुत सारी कॉस्मिक डस्ट है। यहाँ पे मैं गैस की नहीं बात कर रहा हूँ, कॉस्मिक डस्ट मीन्स अदर देन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, जो दूसरी डस्ट होती है, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जिससे विजिबल लाइट एब्स्ट्रॉक्ट की जाती है, बट इंफ्रारेड लाइट वहाँ से हम देख सकते, डिटेक्ट कर सकते। वहाँ पे इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी बहुत यूजफुल है, लाइक एक्सोप्लैनेट देखने के लिए भी एंड रिमोट गैलेक्सीज का स्टडी करने के लिए भी। तो रिसेंटली जो नासा ने एंड कई स्पेस एजेंसीज ने मिलके जेम्स वेब टेलीस्कोप, जो आगे हम इसका डिटेल देखने वाले हैं, वो लॉन्च किया था। तो ये टोटली एक इंफ्रारेड टेलीस्कोप है। इसके ऊपर जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स लगाए हैं जिसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे बाद में, तो ये सब इंफ्रारेड डिटेक्ट करते हैं। अभी इंफ्रारेड की भी अलग अलग स्पेक्ट्रम होते हैं, नियर इंफ्रारेड, डिस्टेंस इंफ्रारेड। तो ये सब इंफ्रारेड डिटेक्टर्स इस टेलीस्कोप के ऊपर लगाए हैं। एंड ये टेलीस्कोप अर्थ से ऑलमोस्ट, मुझे एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं याद आ रहा, बट इट इज इन लैक, आई थिंक 10 लाख किलोमीटर है कुछ तो भी। इतने दूर पे जो लार्ज लैग्राज पॉइंट है, लैग्राज पॉइंट 2, सॉरी लैग्राज पॉइंट 1, L1, यहाँ पे ये टेलीस्कोप को स्टडी किया हुआ है, लॉन्च किया हुआ है, और वहां से हम रीडिंग ले रहे हैं। ओके, और ये इंफ्रारेड जो है, ये टेलीस्कोप सन के अपोजिट साइड पे, मींस अपोजिट टू द सन जो एरिया आता है अर्थ का, उस साइड पे लॉन्च की है। वहाँ पे टेम्परेचर जो है -180 डिग्री है, क्योंकि इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट को टेम्परेचर बहुत कम चाहिए, तभी जाके स्मॉल डिफरेंस इन टेम्परेचर, इंफ्रारेड टेम्परेचर डिटेक्ट कर सके। इसीलिए इसे उस पॉइंट पे लॉन्च किया है जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही कम है और सन के अपोजिट है। तो इसमें आप देख सकते हो कि ये जो नेबुला है, ये एक्चुअली ये एक नेबुला है, क्रैब नेबुला है। ये विजिबल लाइट में अलग दिखता है, और इस लाइट में आप अगर इंफ्रारेड लाइट में देखोगे तो ये ऐसा दिखाई देगा। जो इसके अंदर के जो डिटेल्स हमें दिख रहे हैं, ये विजिबल लाइट में नहीं दिखाई देते, ये इंफ्रारेड लाइट में दिखाई देते हैं। तो वी कैन स्टडी ए डिटेल पार्ट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विच हैव सो मच हीट एनर्जी, इमिटिंग हीट एनर्जी, यूजिंग इंफ्रारेड astronomy or infrared instrument. Sir, Then one question though. When you हाँ, say opposite to the sun, which side? I did not get that. see, देखिए क्या होता है एक्चुअली कि सन एंड अर्थ है, सन सेंटर में है, अर्थ उसके अराउंड रिवॉल्व हो रहा है, राइट? ओके, तो देयर इज ऑलवेज वन पॉइंट जहाँ पे एक पॉइंट होता है, स्टेशनरी पॉइंट ऑर्बिट कहते हैं जिसे, कि वो हमेशा अर्थ
जिसके बीच में है, अर्थ बीच में है, वो पॉइंट उसके पीछे है एक साइड को, और सन दूसरे साइड को है। ये एक वो ऐसा पॉइंट होता है। तो उस पॉइंट में सन रेज जो है वो कभी आते ही नहीं, बिकॉज इट इज ऑलवेज इन अर्थ शैडो। अर्थ के शैडो में वो पॉइंट हमेशा रहता है। तो वहां पे हमने ये टेलीस्कोप को सेट किया हुआ है, और वो अर्थ से काफी दूर है, बिकॉज अर्थ भी कुछ इंफ्रारेड इमिट करता है। जब सन की एनर्जी अर्थ के ऊपर आती है तो वो रिफ्लेक्ट होती है इन इंफ्रारेड। ओके, तो उस एनर्जी को भी, उसका असर भी इस टेलीस्कोप के ऊपर ना हो, इसीलिए हमने अर्थ से ऑलमोस्ट 10 लाख किलोमीटर उसे दूर पे रखा है, ताकि वो भी उसके ऊपर इफेक्ट ना डाल सके। तो इसीलिए इसका मीन्स इतना हमें करना पड़ा। और ये जो टेलीस्कोप है, ये अभी तक का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है जो हमने स्पेस में लॉन्च किया है। तो इतने दूर तक इसे लॉन्च करना, इसका जो बजट है ये $80 बिलियन था, 80। तो इतने महंगे टेलीस्कोप को इतने दूर पे लॉन्च करना, अगर कुछ उसको होता है तो वी कैनॉट रिपेयर दैट। ओके, हबल टेलीस्कोप जो है ये अर्थ से लगभग 400 किलोमीटर तक है। ओके, वी कैन रिपेयर एनी इंस्ट्रूमेंट ऑन हबल टेलीस्कोप बिकॉज द डिस्टेंस इज वेरी लेस कंपेयर टू दिस वन। कि और ऐसा किया भी है, बहुत सारे मिशंस हमने किए हैं हबल टेलीस्कोप को रिपेयर करने के लिए। बट जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है ये 10 लाख किलोमीटर दूर है अर्थ से। अगर कुछ उस पे हुआ तो ये एक अपने आप में इंजीनियर मार्वल है। मीन्स इसका एक छोटा सा वीडियो है 30 मिनट्स का, नासा ने ही लॉन्च किया है यूट्यूब पे, जहाँ पे उन्होंने डिटेल में बताया कि ये बनाया कैसे है, कितना इंजीनियरिंग एफर्ट इसमें डाला है, कितना ब्रेन। 12 साल लगे हैं ये टेलीस्कोप बनाने के लिए। ये प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट 2010 में चालू हुआ है, और 2021 के दिसंबर में इसे लॉन्च किया गया है। तो लगभग 12,000 12 साल इस टेलीस्कोप को लगे हैं बनाने के लिए। तो इसीलिए बहुत ही क्रिटिकल मिशन था। अच्छा केस स्टडी है, उस वीडियो को आप जरूर देखिए, मैं ग्रुप में डालूंगा वो लिंक। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व, आपका डाउट? Yes, yes. ओके, तो ये इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी है। ओके, सो उसके बाद जो आता है वो है हमारा ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमी, कि जिसमें हम विजिबल लाइट यूज करके ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं। और जितने भी ऑब्जेक्ट्स है जो विजिबल लाइट के रेंज में आते हैं, उसका स्टडी इस टाइप के एस्ट्रोनॉमी में आता है। तो बेसिकली इट इज बेस्ट फॉर स्टार्टिंग विथ, कि जैसा एमेचर एस्ट्रोनॉमर है, उनको अगर स्टार्ट करना है ऑब्जर्वेशंस लेना स्काई का, तो विजिबल लाइट में जितने भी ऑब्जेक्ट्स आते हैं उसको स्टडी करना, ये एक बेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट है। तो ये इसका एक इम्पोर्टेंट है। सेकंड, एमेचर एस्ट्रोनॉमर और जो प्रोफेशनल स्कॉलर या रिसर्चर्स होते हैं, ये बेसिकली उनका जो रिसर्च होता है या जो भी वर्क होता है, ये ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमी से शुरुआत करते हैं। बिकॉज ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमी को परफॉर्म करने के लिए कम कॉस्ट लगता है, कम टाइम देना पड़ता है, उसका एनालिसिस भी एज कंपेयर टू दिस अदर टाइप्स जल्दी होता है उस डेटा का। इसीलिए ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमी से शुरुआत करते हैं। अगर ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमी से जो डेटा जनरेट होता है वो अगर थोड़ा कम है, मीन्स थोड़ा सा एक्यूरेट नहीं है, तो हम फिर नेक्स्ट की रेडियो एस्ट्रोनॉमी का डेटा यूज करते हैं उसमें, या फिर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी, या अलग अलग डेटा यूज करते हैं। बट द स्टार्ट पॉइंट ऑफ एवरी प्रोजेक्ट और ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमी। जो इसमें किया जाता है बेसिकली वो क्या होता है, तो प्लैनेट का स्टडी होता है। जो हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स है वो पूरे हमें विजिबल है इन ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमी, बिकॉज दे आर नो क्लोज टू अस एज कंपेयर टू अदर ऑब्जेक्ट्स। देन एस्ट्रॉइड्स का स्टडी भी इसी कैटेगरी में आता है। नियर बाय ऑब्जेक्ट्स जो है, लाइक मून है, हमारा खुद सन है सोलर सिस्टम में, इनका भी स्टडी एक ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमी में ही करते हैं। एंड ब्लैक होल्स, नाउअडेज आप कहेंगे कि ब्लैक होल कैसा ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमी में स्टडी कर सकते हैं। तो जो ब्लैक होल्स के अराउंड, अगर कोई ब्लैक होल किसी बड़े स्टार की मैटर को अट्रैक्ट कर रहा है, तो हम उस स्टार को डिटेक्ट करते हैं जहां से इतने बड़े अमाउंट में मैटर खींचा जा रहा है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की ओर जो विजिबल नहीं है। तो उस स्टार को हम डिटेक्ट करते हैं कि ऐसा कौन सा स्टार है या गैलेक्सी है, नेबुला है, जिसका मैटर कहाँ तो भी जा रहा है
विथ फेनोमेनम स्पीड, कि बहुत क्वांटिटी में कोई अट्रैक्ट कर रहा है, कोई ग्रेविटेट उसको कर रहा है, तो वो स्टडी ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमी में भी किया जाता है। देन इसको यूज करने के लिए क्या लगता है इंस्ट्रूमेंट, तो टेलीस्कोप्स लगते हैं, बाइनोक्यूलर्स एंड नेकेड आइज। तो जो हम आगे डिटेल में देखने वाले हैं ये सभी इंस्ट्रूमेंट के बारे में, बट ये शॉर्ट में मैंने बताया कि क्या क्या इंस्ट्रूमेंट इसे लगते हैं। इसको जो मीन्स देखा जाता है तो ये अलग अलग टाइप की बड़ी बड़ी टेलीस्कोप्स होती है, ऑप्टिकल टेलीस्कोप। अभी ये जो टेलीस्कोप है ये एक्चुअली एक कॉन्सेप्चुअल टेलीस्कोप है, ये अभी तक हुआ नहीं है पूरा, बट ये साउथ अफ्रीका में बनने वाला है। इसमें इंडिया का भी इंडिया भी इसमें पार्टनर है इसके पूरे प्रोजेक्ट में। तो ये काफी बड़ा टेलीस्कोप बनने जा रहा है, इसका भी डिटेल हम देने वाले हैं। इसके साथ साथ दूसरा भी एक टेलीस्कोप है जिसे TMT कहते हैं, 30 मीटर टेलीस्कोप, जिसका जो डायामीटर है प्राइमरी मिरर का वो 30 मीटर है। मीन्स ये इतना बड़ा है कि अगर मून के सरफेस के ऊपर आप अगर किसी कॉइन को रखोगे कॉइन को, तो वो कौन से साल का कॉइन है वो भी इससे आप देख सकते हो अर्थ से। तो इतना पावरफुल टेलीस्कोप है वो। तो वो भी इसका डिटेल्स हम देखेंगे। तो ये ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमी के बारे में। देन नेक्स्ट जो है एक्सरे गैमा रे एस्ट्रोनॉमी। अभी पूरे यूनिवर्स में ऐसे कई ऑब्जेक्ट्स है जो पावरफुल एक्सरे एंड पावरफुल गैमा रेस को इमिट करते हैं, ओके। और उनको डिटेक्ट करके हम उस ऑब्जेक्ट्स के डिटेल्स स्टडी कर सकते हैं। लाइक टू ऑब्जर्व अल्ट्रा ल्यूमिनस एक्सरे सोर्सेस, लाइक जो पल्सार होते हैं वो बहुत एक्सरे इमिट करते हैं न्यूट्रॉन स्टार कैटेगरी में। अगर कोई सुपरनोवा होता है वो भी बहुत सारे एक्सरेज, इवन दो द ब्लैक होल आल्सो इमिट द एक्सरे, क्योंकि एक्सरे और गैमा रेज की पावर इतनी होती है कि ब्लैक होल्स के जो इवेंट होराइजन्स होते हैं वहां से भी एक्सरे इमिट किए जाते हैं। जो लेटेस्ट हमने एक ब्लैक होल का इमेज लिया था वो एक्सरे टेलीस्कोप से ही लिया था, चंद्रा जो एक्सरे टेलीस्कोप है उससे ही लिया था। तो कोई बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स है जो एक्सरे एंड गैमा रेज इमिट करते हैं, ट्रेवल ऑलमोस्ट थ्रू एनीथिंग। एक्सरे एंड गैमा रेज है ये ऑलमोस्ट जो डस्ट है, जो गैस के क्लाउड्स है, वो सभी इन ऑब्स्टेकल से ट्रेवल कर सकते हैं। इसीलिए अगर हमने बाकी के सब इंस्ट्रूमेंट चेक किए तभी भी अगर हमें डेटा नहीं मिल रहा, तो लास्ट में हम एक्सरे और गैमा रेज का यूज करके उस पर्टिकुलर सोर्स के डिटेल्स हम लेते हैं। तो ये एक टेलीस्कोप है, एक्सरे टेलीस्कोप, जो पूरा एक्सरे सोर्स को डिटेक्ट करते हैं एंड एक्सरे से आया हुआ डेटा यूज करके उसका स्टडी कर सकते हैं। तो ये भी एक एस्ट्रोनॉमी का टाइप है, एक्सरे एंड गैमा रेज एस्ट्रोनॉमी, ओके। सो ये लाइट स्पेक्ट्रम का यूज करके जितने भी एस्ट्रोनॉमी के टाइप्स है ये हमने देखे। बट एज ए एमेचर एस्ट्रोनॉमर हमें सिर्फ फोकस देना है ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमी, जो विजिबल लाइट का सेक्शन है उसके ऊपर। तो ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमी को स्टार्ट करने के लिए या यूज करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं उसमें पहला तो आता है कि आपका खुद का जो विजन होता है, आई साइट जो होता है आपका, वो क्लियर होना चाहिए। आपका मीन्स जो आई साइट है कि आपको दूर के ऑब्जेक्ट्स कैसे दिखते हैं, ब्लरिश दिखते हैं या नहीं, ये पूरा आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आपको स्पेक का नंबर है तो वो चेक करके आप आपका विजन अच्छे से स्टेबल कर ले। सेकंड आता है इसमें टेलीस्कोप एंड बाइनोक्यूलर, ओके। जितना नेकेड आई से आप देख सकते हो उससे कई ज्यादा डिटेल्स बाय यूजिंग दिस इंस्ट्रूमेंट आप देख सकते हो। तो जो प्रोग्रेस हुआ अभी तक मींस फास्ट इन दिस लास्ट 200 years, वो टेलीस्कोप एंड बाइनोक्यूलर्स का यूज करके ही हुआ है। उससे पहले सिर्फ हम ये जो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं उनके मोशन को ट्रैक कर सकते थे, बट वो ऑब्जेक्ट्स एग्जैक्टली क्या थे ये बताना मुश्किल था। बट जब पहली बार गैलीलियो ने एक टेलीस्कोप का यूज किया टू ऑब्जर्व सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स लाइक मून, मार्स और जुपिटर, तब उसे बहुत सारे डिटेल्स पता चले कि मून के ऊपर जो क्रेटर्स है उसे पहले नेकेड आई में देखा जाता था तो उसे सी समुंदर देखा जाता था कि वो समुंदर है मून के ऊपर। बट जब गैलीलियो ने टेलीस्कोप का यूज करके देखा तो उसे क्रेटर्स दिखाई दिए कि वो पानी नहीं है, एक बहुत बड़े ऐसे क्रेटर्स है।
सिमिलर जब जुपिटर को उसने देखा टेलीस्कोप से, तो उसने देखा कि जुपिटर के 4 मून हैं, जैसे अर्थ का जो मून है वैसे ही उसके 4 सैटेलाइट्स है जो उसके अराउंड रिवॉल्व हो रहे हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है टू स्टार्ट द ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमी। देन लेजर पॉइंटर। लेजर पॉइंटर इसके लिए आपको चाहिए ताकि आप इस इंस्ट्रूमेंट को पर्टिकुलर डायरेक्शन में सेट कर पाओ, एंड पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशंस लेने के लिए भी लेजर पॉइंटर का बहुत इस्तेमाल होता है। उसके बाद आता है स्काई मैप। आप अगर बिगिनर हो ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमी में तो आपको स्काई मैप एज ए हैंडी मीन्स कौन से भी फॉर्मेट में, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, कौन से भी फॉर्मेट में एक स्काई मैप होना ज़रूरी है। जो प्रीवियस एस्ट्रोनॉमर्स थे लाइक कोपरनिकस, गैलीलियो या उससे भी पहले, उन सभी ने इस स्काई का डिटेल ऑब्जर्वेशन लेके एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड स्काई मैप्स बनाए हैं। तो उसी का हम यूज करते हैं रेफरेंस के लिए कि अक्टूबर में स्काई क्या होगा, नवंबर में क्या होगा, फरवरी में क्या स्काई होगा। तो आपके पास एक स्काई मैप होना चाहिए जिसका आप यूज करके पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर पाओ। देन नोटबुक एंड पेन होना चाहिए आपके पास टू रिकॉर्ड यूर ऑब्जर्वेशन, टू नो डेटा जो होता है वो उसे रिकॉर्ड करने के लिए। सो बेसिकली ये इंस्ट्रूमेंट्स बेसिक इंस्ट्रूमेंट आपके हैं। इससे भी एडवांस इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं, बट टू स्टार्ट विथ नो बेसिक इंस्ट्रूमेंट, ये इतने इंस्ट्रूमेंट आपके पास होने चाहिए। तो इसको अभी वन बाय वन हम देखेंगे कि ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमी में स्किल्स एंड क्वालिटीज क्या क्या लगती है। ओके, तो बिकॉज वाई कि ये सब अभी प्रैक्टिकल सेशंस या प्रैक्टिकल नॉलेज शुरू होने जा रहा है, तो आपको अलग अलग स्किल सेट एंड क्वालिटीज भी डेवलप करनी पड़ेगी। ये डिस्कशंस शायद पहले लेक्चर में मैंने किया भी था आपके साथ। जो पहला क्वालिटी रहता है पेशेंस एंड परसिवरेंस, कि बहुत बार ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आपको सेट करना होता है टेलीस्कोप से, या आपको नेकेड आई से भी उसे सेट करना होता है, देखना होता है। जो लेटेस्ट एक कॉमेट आया है 50,000 के बाद, 50,000 ईयर्स के बाद, तो उस कॉमेट का मैग्नीट्यूड काफी कम है। तो वो नेकेड आई से तो पॉसिबल ही नहीं है कि उसे आप पॉइंट आउट कर सको। बट आप जब टेलीस्कोप से उसे पॉइंट आउट करने जाते हो तभी भी आपको बहुत पेशेंस से आपको उसे पॉइंट आउट करना पड़ता है, क्योंकि वो इतना कम मैग्नीट्यूड का है, मींस ब्राइटनेस का है, कि वो काफ़ी मेहनत के बाद उसे सेट कर सकते हो आप। और डे बाय डे आप अगर उसका ऑब्जर्वेशन लोगे तो आप उसका पाथ भी डिटेक्ट कर सकते हो। ओके, एंड बाय यूजिंग दिस 2 to 3 days डेटा यू कैन कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी। एंड आप अगर आपको इसकी वेलोसिटी मिली और उसके कोऑर्डिनेट्स मिले तो आप उसकी ऑर्बिट भी डिफाइन कर सकते हो कि ये कौन से ऑर्बिट में ट्रैवल कर रहा है। तो उसके लिए आपको पेशेंस एंड परसिवरेंस होना बहुत ज़रूरी है। एज ए एमेचर एस्ट्रोनॉमर एंड इन ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमी, इस 2 क्वालिटीज़ को बहुत इम्पोर्टेंट है। इवन दो आपको नॉर्मल जो रीडिंग्स होते हैं लाइक किसी मेटियो शॉवर्स के रीडिंग लेने हैं या किसी ऑकल्टेशन के रीडिंग्स लेने हैं, तभी भी आपको 2-2 3-3 घंटे आसमान को देखना पड़ता है। 2-2 3-3 दिन तक आपको कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशंस लेने पड़ते हैं। तो ये 2 क्वालिटीज होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और एज नो कि आप ये क्वालिटीज डेवलप करोगे तो ये आपके एकेडमिक लाइफ में भी आपको यूजफुल रहेंगी। मीन्स आपकी जो एजुकेशनल लाइफ है या करियर है उसमें भी ये क्वालिटीज बहुत ही यूजफुल रहेंगी। उसके बाद जो देखा था हमने, ऑब्जर्वेशन स्किल्स होना ज़रूरी है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो तो वो कैसा दिख रहा है, उसके छोटे छोटे ऑब्जर्वेशंस, उसकी कल पोजीशन क्या थी विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग स्टार्स और सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स, आज उसकी क्या पोजीशन है, ये सब रिकॉर्ड करना पड़ता है और उसके लिए आपको ऑब्जर्वेशन स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो हाउ यू डिफाइन ऑब्जर्वेशन स्किल, जो मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि इसका मतलब क्या होता है ऑब्जर्वेशन स्किल का, कोई बताएगा? यस, आई थिंक आप सबने, हाँ बोलिए। Yeah, observation skill. It's around understanding where exactly is that particular object that you are trying to observe. Something around that.
Is that what you're expecting? I don't know what is the expectation. That's what I Okay. understand from observation skills. यस, काफी है क्लोज। रितिका, आपका आपका क्या डेफिनेशन है कि ऑब्जर्वेशन स्किल किसको कहोगे आप? Observation means that is a skill that we want to use while having a. It's like a central science progress skill, and which we find out about something by observing it under too many days or even years, and we can get data at last. ओके, ठीक है। एक सिंपल सा सवाल है कि आज जो मैं यहाँ पे प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ और जो भी व्यू आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, उसको ऑब्जर्व करके आपने क्या पैरामीटर्स निकाले, क्या चेंज हुआ है, क्या आप सोचते हो इस व्यू को देख के? यस। For me, though, I mean, if we have to compare between the slides, I think we saw different kind of, and when you showed some antennas and otherwise you showed a different telescope and things like that. So that's something that I observed. Observations. ठीक है। By observing, we are getting new informations. ओके। Data collection. शेरलॉक होम्स देखा है सभी ने? किसी पढ़ा है, देखा है कहाँ पे उसके बारे में? No. हम्म, No. देखा है सबने शेरलॉक होम्स? Yes, yes. No, sir. I नो, have not ओके। seen. बेसिकली इट्स एन फिक्शनल कैरेक्टर, एक डिटेक्टिव है, और उसका जो स्किल सेट है वो दो स्किल सेट है ज़्यादा डिटेक्टिव को लगते हैं। फर्स्ट होता है ऑब्जर्वेशन एंड सेकंड एनालिटिकल। एनालिटिकल बाद में आता है। ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत ही अच्छा है उसका, फिक्शन कैरेक्टर है वो। अभी जो आप मेरे सीन को या इस सीन को देख रहे हो, उसमें आपने क्या ऑब्जर्व किया? पहली बात तो मेरा बैकग्राउंड चेंज हुआ है, राइट? Yes. किया ऑब्जर्व कि अगर टॉपिक हमारा चेंज हुआ है तो बैकग्राउंड मैंने चेंज किया है। जो पहले बैकग्राउंड था वो समथिंग सोलर सिस्टम का था, अभी चेंज किया है। सिमिलरली जो स्लाइड का बैकग्राउंड है वो भी चेंज हुआ है। ये आपने ऑब्जर्व किया होगा, बट आपने उसको लिंक नहीं किया होगा। तो ऑब्जर्वेशन में एक छोटा सा पार्ट आता है लिंकिंग करना। लिंकिंग से क्या होता है, हमें पर्टिकुलर जो डेटा सेट चाहिए वही हम उससे लेते हैं। ऑब्जर्वेशन तो बहुत चीज़ों का कर सकते हो आप, कि ये जो आपको इस स्लाइड में दिख रहा है, ये जो एक टेलीस्कोप ऑब्जर्वेटरी है, उसका भी कर सकते हो, बट उसका कुछ फायदा नहीं है। बराबर है? जो डेटा सेट आपको चाहिए उस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन से वही लेना, उसके लिए लिंकिंग का बहुत ज़रूरी है। लिंकिंग करना प्रीवियस डेटा सेट से या प्रीवियस सिचुएशन से, तो उसे ये करने का स्किल जो है उसे ऑब्जर्वेशन स्किल कहते हैं। आप अगर देखोगे, बहुत एक एक्टिविटी, इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है कि आप अगर जस्ट फोकसफुली देखना है कि मुझे हर चीज को ऑब्जर्व करना है और वो प्रीवियस कैसी थी और अब कैसी है। आप अगर आपके सराउंडिंग पीपल्स को भी ऑब्जर्व करोगे ना, तो आपको ये स्किल डेवलप कर पाओगे कि ये कल कैसा था, आज कैसा है, कल इसने क्या पहना था, आज क्यों ऐसा पहना है। तो मैं से एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप ऐसा मत कीजिए तो प्रॉब्लम होगा। बट जनरल चीज़ों को भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि आपके आसपास, तो इससे ये ऑब्जर्वेशन स्किल डेवलप होता है। एंड देन वंस यू नो डेवलप दिस स्किल, तो ये एस्ट्रोनॉमी में भी बहुत यूजफुल है कि पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट को आप अगर ऑब्जर्व कर रहे हो कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द मंथ, तो आप उससे अलग अलग डेटा जनरेट कर सकते हो कि ये ऑब्जेक्ट का कल का पोजीशन, आज का पोजीशन क्या है। इससे आप उसकी वेलोसिटी, ऑर्बिट फाइंड आउट कर सकते हो। उसका अगर ब्राइटनेस कम ज़्यादा हो रहा है तो उससे भी आप बहुत सारी चीज़ें डिटेक्ट कर सकते हो। तो ये ऑब्जर्वेशन स्किल डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। एज अ ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमी आप अगर So स्टार्टिंग कर रहे हो। हाँ। one question. So for example, say we are actually observing something. Is there any format that, is there any checklist that we follow? Like you said, brightness, हम्म। probably, the coordinates have changed. It is more, little bit, and things like that. So is there any particular checklist that you guys as an astronomer follow? सॉरी?
is there a checklist that you will follow, like, to या वो capture the वही data? तो मैं ये आगे लेने वाला हूँ। आपका ये टॉपिक जो है ना, कि आपको अगर ऑब्जर्वेशंस लेने हैं तो क्या क्या चेकलिस्ट होनी चाहिए जिसे आप उस ऑब्जर्वेशन में इंक्लूड करो, लाइक ब्राइटनेस, पोजीशन, उसका कलर, कलर स्पेक्ट्रम किस कैटेगरी में आता है, उसका पोजीशन रिलेटेड टू अदर सराउंडिंग स्टार। तो ये डिपेंड्स है ऑब्जेक्टिव के ऊपर, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है ऑब्जर्वेशन का। तो ये हम आगे लेने वाले। बट ये ऑब्जर्वेशन स्किल में इसलिए यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि जनरली लोग क्या करते हैं कि ऑब्जर्व करना मीन्स थ्रू आउट सब ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, अननेसेसरी डेटा जनरेट होता है जो यूजफुल नहीं है। जो यूजफुल डेटा है वो कब जनरेट होगा, जब आप लिंकिंग करना भी स्टार्ट करोगे। किसी प्रीवियस रेफरेंस से आप अगर उसे लिंकिंग करोगे, तब जाके जितना डेटा सेट आपको चाहिए वही आप जनरेट कर सकते हो। तो आपका जो ऑब्वियस है कि ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपको कुछ तो भी एनर्जी, कुछ तो भी पावर कंज्यूम हो रहा है, तो वो मिनिमम हो, मिनिमम टाइम में हो। इसलिए ये लिंकिंग बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है एनालिटिकल थिंकिंग, जो मैंने पहले भी कहा था कि डेटा तो जनरेट हुआ बट उसका आगे करना क्या है, इसके लिए आपको एनालिटिकल थिंकिंग चाहिए। कि अगर जैसा मैंने कहा कि एक स्टार आपको दिख रहा था 2 दिन और या कुछ टाइम पहले, और अभी नहीं दिखा और उसके बाद फिर दिखा, तो क्या हुआ होगा एग्जैक्टली तो उसका मतलब ये होता है कि उसके आगे से कोई एस्ट्रॉइड ट्रैवल हुआ होगा, जिसे एस्ट्रॉइड ऑकल्टेशन कहते हैं। एक स्टार के आगे से अगर एस्ट्रॉइड चला जाता है, मीन्स ट्रैवल करता है, तो उस स्टार कुछ सेकंड्स के लिए डिसअपियर होता है वो स्टार, तो उसे एस्ट्रॉइड ऑकल्टेशन कहते हैं। तो ये एनालिटिकल थिंकिंग आपको डेवलप करना जरूरी है टू टू गेट ए पर्टिकुलर आउटपुट फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन डेटा। ओके, तो ये एनालिटिकल थिंकिंग कब आएंगी, जब आपका बेस बनेगा। इसलिए मैंने पहले आपको थोड़ा एस्ट्रोनॉमी के जनरल टर्म से इंट्रोड्यूस किया था, जैसे एस्ट्रॉइड क्या होता है, प्लैनेट्स क्या है, गैलेक्सी कैसी बनी वगैरह। क्योंकि अगर ये बेस ही नहीं है नॉलेज का आपके पास, तो एनालिटिकल थिंकिंग ही आपकी डेवलप नहीं होगी। बिकॉज एनालिटिकल थिंकिंग कहाँ से डेवलप होती है, नॉलेज से। और क्रिएटिविटी कहाँ से होती है, मीन्स क्रिएटिविटी नहीं कह सकते, कुछ नया करने का जो पूरा ये है, ये नॉलेज से नहीं डेवलप होता, ये इमेजिनेशन से डेवलप होता है। ये दो अलग अलग चीजें हैं। ओके, ये एनालिटिकल थिंकिंग को नॉलेज बेस होना जरूरी है, और जो कुछ नया ही आप ढूंढ रहे हो, डिस्कवर कर रहे हो, उसे इमेजिनेशन होना जरूरी है। बट अगेन, फॉर दैट इमेजिनेशन आपको अगेन उसको अगर प्रूफ देना है तो फिर से नॉलेज लगेगा। सिंपल एक यहाँ पे इंसिडेंट है कि आइंस्टाइन ने जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को प्रपोज किया और उसका उसने पूरा फ्रेमवर्क बनाया, उसकी शुरुआत एक सिंपल से थॉट से हुई थी। कोई बता सकता है क्या थॉट था? हम्म, ठीक है। वो थॉट क्या था कि आइंस्टाइन ने ऐसा सोचा कि अगर मैं किसी लाइट के रेस के ऊपर बैठता हूँ, ओके, लाइक बुलेट के ऊपर, लाइट के बुलेट के ऊपर बैठता हूँ और उसके स्पीड से ही ट्रैवल करता हूँ, तो मुझे क्या क्या एक्सपीरियंस मिलेगा। ऐसा उसका थॉट था, इमेजिनेशन। ठीक है, ये आप अभी सोचोगे तो ये बच्चों वाला आपको दिखेगा, किड्स थिंकिंग, कि अगर लाइट के ऊपर मैं बैठूंगा, लाइट के एक रे के ऊपर, फोटोन के ऊपर, और ऑब्वियस है उसके ऊपर बैठेंगे तो साथ उसके वेलोसिटी से ही आप भी ट्रैवल करोगे, तो मुझे क्या इमेजिनेशन हो, एक्सपीरियंस होगा। तो इस थॉट से उसने शुरुआत की थी उसके जनरल थ्योरी या रिलेटिविटी के थ्योरी को। फिर उसको मैथमेटिकल प्रूफ देना शुरू किया, सपोर्ट देना, कि लाइट के स्पीड से अगर हम जाते हैं तो हमें आसपास की चीजें स्टेबल दिखाई देंगी, खाली हमारी मूवमेंट होगी। और जब हम जाके वापस आएंगे तो आसपास का जो टाइम है वो कंटिन्यूअस मीन्स चलता रहेगा, बट हमारे लिए टाइम रुक गया होगा। आया आपकी समझ में? आप अगर ट्रैवल कर रहे हो लाइट के स्पीड से, तो आपके लिए आसपास की चीजें स्टेबल रहेंगी, बराबर है, तो आपके लिए टाइम रुक जाएगा, बट आसपास की चीजों के लिए टाइम नहीं रुकेगा। फिर इसके लिए उसने मैथमेटिकल फॉर्मूला वगैरह बनाना शुरू किया और वो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बन गई। बट एनालिटिकल थिंकिंग होना जरूरी है, स्किल। उसके बाद बेसिक नॉलेज ऑफ एस्ट्रोनॉमी जो मैंने आपको बताया, बिकॉज एनालिटिकल थिंकिंग चाहिए
तो उसके लिए नॉलेज होना ज़रूरी है। देन विलिंग टू एक्सप्लोर द यूनिवर्स, और लास्ट बट नॉट लीस्ट कि आपको एक विलिंगनेस भी होना ज़रूरी है कि मुझे एक्सप्लोर करने हैं नए नए चीज़ें। मान लीजिए ये जो जितने भी एस्ट्रोनॉमर्स हुए हैं फ्रॉम कोपरनिकस टू केपलर या फिर लेटेस्ट स्टीफन हॉकिंस तक, अगर उनके पास ये विलिंगनेस नहीं रहता तो आज भी हम ऐसा ही सोचते कि अर्थ जो है ये सेंटर है और पूरा यूनिवर्स या पूरा सोलर सिस्टम, सन, अदर प्लैनेट्स इसके अराउंड रिवॉल्व हो रहे हैं, राइट। इनके विलिंगनेस की वजह से जो हमारी पुरानी या गलत मान्यताएं थी, एक एजम्पशंस थे, उन्होंने वो गलत साबित किए। और फिर हमें कुछ तो भी ऐसा लगने लगा कि यार अलग चीज़ें हैं, ये यूनिवर्स काफ़ी बड़ा है। फिर हमने टेक्नोलॉजी डेवलप की, हमने एक्सप्लोर किया। तो इसके लिए विलिंगनेस भी होना ज़रूरी है आपके लिए एज ए एस्ट्रोनॉमर। ओके, तो ये कुछ बेसिक से स्किल्स है जो आपको क्वालिटी मीन्स क्वालिटी एंड स्किल्स चाहिए ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमी को शुरुआत करने के लिए। इसमें किसी को कुछ डाउट है ये स्किल के बारे में? नॉलेज तो आपको, जैसा आप ये अटेंड कर रहे हो कोर्स, कोई बुक पढ़ रहा है, कोई वीडियोस देख रहा है, किसी डिस्कशन में आप अगर पार्टिसिपेट करते हो तो वहाँ से मिलेगा, राइट। ऑटोमेटिकली एनालिटिकल थिंकिंग भी शुरुआत होगी। ऑब्जर्वेशन स्किल का मैंने बताया आपको क्या करना है। अभी विलिंगनेस जो है वो आपको अंदर से डेवलप करना पड़ेगा या आपके अंदर होना चाहिए, तब जाके ये पूरे ऊपर के स्किल्स जो है ये एक्टिव हो सकते हैं, काम कर सकते हैं। इसमें कुछ किसको क्वेश्चन है स्किल्स एंड क्वालिटीज के रिगार्डिंग? No, sir. Thank you. No, sir. ओके, सो विल मूव नेक्स्ट पार्ट जो है स्टेप्स इन ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमी। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी स्टेप्स को हम आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में देखने वाले हैं। ओके, तो उसमें फर्स्ट स्टेप जो होता है, फाइंड ए सुटेबल प्लेस फॉर ऑब्जर्वेशन। आप अगर ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमी शुरू कर रहे हो तो आपको एक सुटेबल प्लेस फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है। अभी ये सुटेबल प्लेस है क्या एग्जैक्टली? तो जहाँ पे मिनिमम लाइट इंटरफेरेंस या लाइट हेजिंग हो, पहली चीज़ तो, कि जहाँ पे जो लोकल जो आर्टिफिशियल लाइट है जो हमारे सिटी एरिया में, अर्बन एरिया में होती है, वो मिनिमम हो, ताकि जितना डार्क स्काई या डार्क आपको स्पेस दिखाई दे उतना ज़रूरी है ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमी के लिए। देन सेकेंड, एयर पोल्यूशन भी कम होना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि लाइट तो नहीं होता बट एयर पोल्यूशन होता है। एयर पोल्यूशन मीन्स व्हाट? जैसा मैंने आपको कहा कि एयर्स में अलग अलग गैसेस एंड डस्ट होते हैं, तो दैट क्रिएट ऑब्स्टेकल फॉर विजिबल लाइट टू कम टू योर नो इंस्ट्रूमेंट और योर आई। तो एयर पोल्यूशन भी कम होना ज़रूरी है एंड लाइट पोल्यूशन भी कम होना ज़रूरी है। साथ ही साथ जो प्लेस आप डिसाइड कर रहे हो वो सर्टन हाइट पे होना भी ज़रूरी है। आप अगर हाइट का एडवांटेज यूज़ करना चाहते हो, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर को हमने अलग अलग लेयर में डिवाइड किया है। जैसा कि एक 2 से 3 किलोमीटर तक पहला लेयर होता है। आप अगर इसके ऊपर जाओ, आप अगर कभी एरोप्लेन से ट्रैवल किया होगा आपने, तो एक सर्टन हाइट के बाद आपको जो क्लाउड्स है वो आपके नीचे दिखाई देते हैं, राइट। तो वो एक लेयर के ऊपर आप ट्रैवल करते हो। ऐसे 5 लेयर्स होते हैं। तो जितने ऊपर के लेयर को आप जाओगे उतना कम ऑब्स्टेकल्स जो है लाइट के लिए ये आपको दिखाई देंगे और ज़्यादा विजिबल लाइट आप देख पाओगे वहाँ पे। तो ज़्यादा से ज़्यादा हाइट एडवांटेज आप यूज़ करो। तो इस पूरे पैरामीटर्स को ध्यान में रख के ऐसा प्लेस आपको फाइंड आउट करना है जो ये सब पैरामीटर्स को थोड़ा सा सपोर्ट करता हो। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। द सेकेंड स्टेप इज दैट डिफाइन ऑब्जेक्टिव। कि आपको बिफोर स्टार्टिंग यूर एनी काइंड ऑफ ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमी एक्टिविटी, आपको ऑब्जेक्टिव डिफाइन होना बहुत ज़रूरी है। मीन्स आप देखने वाले क्या हो, राइट। हम अभी बहुत बार मेटियोर शॉवर के ऑब्जर्वेशन को जाते हैं, तो हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना ही रहता है कि हम मेटियोर शॉवर देखना चाहते हैं, उसके रीडिंग्स लेना चाहते हैं। तो हम ऐसी प्लेस को सिलेक्ट करते हैं जहाँ पे लाइट कम हो। ऐसा ही टाइम डिसाइड करते हैं जहाँ पे मून नहीं हो, फुल मून नहीं हो उस टाइम पे।
तो ऐसा आपको ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है आपके ऑब्जर्वेशंस के। आप अगर किसी ब्राइट गैलेक्सी सॉरी डिस्टेंस गैलेक्सी को ढूंढना चाहते हो, तो फिर उसके रिगार्डिंग आपको क्या चाहिए, कौन सा टाइम, कौन सा प्लेस डिसाइड करना है। तो बिफोर स्टार्टिंग एनी ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमी एक्टिविटी आपको ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। एक बार आपका ऑब्जेक्टिव डिफाइन हुआ, प्लेस डिफाइन हुआ, तो वहां पे जाके पहला चीज आपको करना है लोकेट डायरेक्शंस एंड रेफरेंसेस। पहली चीज आपको करनी है कि डायरेक्शंस लोकेट करने हैं। मीन्स व्हाट, कि नॉर्थ कौन सा है, साउथ कौन सा है, ईस्ट कौन सा है, वेस्ट कौन सा है। ओके, अभी इसके लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, लाइक सॉफ्टवेयर है, कंपासेस है। तो इसके अलग अलग वेज हैं। यू कैन ऑल्सो यूज द स्टार ऑल्सो टू डिफाइन द लोकेशंस। ओके, डायरेक्शन। रेफरेंसेस क्या है, तो रेफरेंसेस जो हम आगे देखेंगे, लाइक कॉन्स्टिलेशन से, कोई स्टार्स है, तो ऐसे रेफरेंसेस आपको डिफाइन करने पड़ेंगे। लाइक जो कॉमेट हम ऑब्जर्व कर रहे थे, आने आया था, तो उसका रेफरेंस हमें लेना जरूरी था। ऐसे ही उसे हम नहीं ऑब्जर्व कर पाते। तो हमने जो रेफरेंस लिया था वो मार्स का था, कि वो कॉमेट जो है मार्स के नजदीक से जा रहा था, मीन्स इन प्लेन, 2D प्लेन। तो इसीलिए हमने पहले मार्स को डिटेक्ट किया एज अ रेफरेंस, एंड उसके बाद उस कॉमेट को ढूंढना शुरू किया उसके आसपास, तब जाके वो हमें मिला। बट हम अगर ऐसे ही उस पूरे एरिया में ढूंढते रहते तो काफी टाइम लगता उसे लोकेट करने के लिए। तो रेफरेंसेस लोकेट करना बहुत जरूरी है अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जेक्टिव। कि आप अगर किसी पर्टिकुलर गैलेक्सी को पॉइंट मीन्स फोकस कर रहे हो, पर्टिकुलर किसी नेबुला, स्टार या जो भी है, तो उसके आसपास आपको रेफरेंसेस फाइंड आउट करना पहली बात, पहले जरूरी होता है। आफ्टर दैट यू नीड टू मेक रेडी योर सेटअप। आपका जो सेटअप होता है टेलीस्कोप का, जो आगे आने वाले लेक्चर में हम देखने वाले टेक्निकल डिटेल्स, उसको रेडी करना बहुत ज़रूरी है। कि उसमें कौन सा आईपीस लगाया जाए, कौन सा टेलीस्कोप यूज़ किया जाए, उस टेलीस्कोप का माउंट कौन सा होना चाहिए। आप अगर रीडिंग ले रहे हो तो आपको इक्वेटोरियल माउंट होना चाहिए। आप अगर फोटोग्राफी कर रहे हो या इमेज कैप्चर कर रहे हो तो आपको कौन सा माउंट होना या टेलीस्कोप होना। आप अगर गैलेक्सी देख रहे हो तो आपको कौन सा आईपीस यूज करना चाहिए। तो इस टाइप का आपको सेटअप रेडी करना है आफ्टर ऑल दिस प्रीवियस स्टेप्स। एक बार आपका सेटअप रेडी हुआ तो पॉइंट द टेलीस्कोप टूवर्ड्स द टारगेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आपको उसके बेसिक डायरेक्शन कोऑर्डिनेटर्स, जो हमने कोऑर्डिनेट जो है फर्स्ट लेक्चर में देखा था, कि दो टाइप के कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना। एक जो है कि आप अगर पर्टिकुलर एक फिक्स टाइम पे ऑब्जर्वेशन लेना चाहते हो, तो आप लोकल जैसा एजमिथ एंड अल्टीट्यूड है, ये दो यूज कर सकते हो। आप अगर उसके मूविंग ऑब्जर्वेशंस लेना चाहते हो तो आपके पास उसका राइट असेंशन एंड डिक्लिनेशन होना ज़रूरी है। तो ये डेटा से आपको टेलीस्कोप उसके ऊपर पॉइंट आउट करना है, टारगेट के ऊपर। आफ्टर दैट स्टार्ट टेकिंग ऑब्जर्वेशंस, कि ऑब्जर्वेशंस आपको लेना शुरू करना है। अभी वो कैसे लेना है, किस पैटर्न में लेना है, ये आगे आने वाले लेक्चर्स में हम बताएंगे। बट उसके बाद होता है ऑब्जर्वेशंस लेना। एक बार आपने ऑब्जर्वेशंस लेना शुरू किया तो आपका डेटा जनरेट होना शुरू होता है डे बाय डे। अगर आप कुछ दिनों तक ऑब्जर्वेशन ले रहे हो, कुछ घंटों तक ऑब्जर्वेशन ले रहे हो, तो आपका डेटा जनरेट होता है। और उस डेटा को बाद में फिर कैसा स्टडी करेंगे क्या, वो बात का पार्ट है। बट फॉर दिस दिस बेसिक 6 स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस स्टेप्स में किसको कुछ डाउट है, कि कुछ इसमें आपको समझ नहीं आया या कुछ ऐड करना चाहते हो आप? यस। It's good, sir. No. ओके। तो काफ़ी सिंपल से स्टेप्स है। बहुत मीन्स आप अगर स्टार्ट करोगे ऑब्जर्वेशंस लेना या, तो आपको ये हैंडी हो जाएंगे स्टेप्स। अभी उसके बाद जो आता है कि ऑब्जेक्ट्स इन नाइट स्काई, कि अभी देखना क्या है नाइट स्काई, जो ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमी की कैटेगरी में आता है ऑब्जेक्ट्स की, क्या क्या देखना होता है, या नाइट स्काई को आप जब देखते हो बाहर जाके तो आपको क्या क्या दिखाई देता है। तो उसमें पहला तो है स्टार्स, लॉट ऑफ स्टार्स। यू जितने भी आपको दिखते हैं लाइट के स्पॉट, उसमें से 99% या उससे भी ज्यादा स्टार्स ही होते हैं सब। ओके।
उसके बाद आते हैं प्लैनेट्स। कुछ प्लैनेट्स होते हैं, सैटेलाइट्स भी होते हैं, मीन्स मून होते हैं, दूसरे प्लैनेट्स के सैटेलाइट्स होते हैं, एस्ट्रॉइड्स भी होते हैं, कॉमेट्स भी होते हैं एंड मेटियोर्स भी होते हैं। ओके, तो पहली बात कि स्टार्स एंड प्लैनेट्स को डिफरेंशिएट कैसा करें, तो इसमें 3 रूल है इंपॉर्टेंट। पहला रूल तो ये है कि प्लैनेट्स जो है, मीन्स मैं अपने सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स की बात कर रहा हूँ, कि प्लैनेट्स जो है ये स्टार्स के कंपैरेटिव ज़्यादा ब्राइट होते हैं। ओके, ये रूल है पहला। दूसरा रूल है कि प्लैनेट्स की जो मूवमेंट है स्काई में, कि जब वो राइज होता है ईस्ट से और वेस्ट में सेट होता है, तो इसकी जो मूवमेंट है वेलोसिटी ये ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू स्टार्स। आप देखोगे कि जुपिटर है, विनस है, ये काफ़ी जल्दी मूव करते हैं स्काई में एज कंपेयर टू अदर स्टार्स। ओके, तो ये सेकंड है। थर्ड वन जो है कि प्लैनेट्स का जो लाइट आता है हमारी तरफ वो एक स्टेबल लाइट होता है, बट स्टार को आप अगर डिटेल में ऑब्जर्व करोगे ना, स्टार का लाइट जो है वो फ्लिकरिंग लाइट होता है, फ्लिकर होता है। बिकॉज वाई, इट इट कमिंग फ्रॉम वेरी लार्ज डिस्टेंस, ये बहुत लार्ज डिस्टेंस से आता है, तो वो फ्लिकरिंग होता है। बट प्लैनेट है एज कंपेयर टू द स्टार्स काफ़ी नज़दीक है, तो उनका लाइट जो है वो इतना फ्लिकरिंग नहीं होता, स्टेबल लाइट होता है। तो ये 3 पैरामीटर से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि ये प्लैनेट है या ये स्टार है। ओके, तो इतने ये ऑब्जेक्ट्स है। इसके बाद जो होता है, गैलेक्सीज होते हैं, नेबुला होते हैं, स्टार क्लस्टर्स भी होते हैं स्काई में, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी होते हैं। काफ़ी क्वांटिटी बड़ा है सैटेलाइट्स का जो हमने लॉन्च किया है, तो हम काफ़ी बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे ये प्लैनेट है, स्टार है, या क्या चीज़ है। बट आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी होते हैं। अभी इनको कैसा फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, कोई बताएगा? Sorry, sir. What did you ask? कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी हमें दिखते हैं स्काई में रात को, तो उससे कैसा डिफरेंशिएट करोगी कि ये प्लैनेट है या आर्टिफिशियल सैटेलाइट है या स्टार है? It's actually move. It moves, right? यस, Like we saw in that. राइट राइट, ये मूवमेंट इसका होता है वेरी स्टेबल मूवमेंट, मोशन से वो मूव करता है। एरोप्लेन जो होता है, एरोप्लेन की लाइट्स जो है ब्लिंकिंग लाइट होते हैं, बट सैटेलाइट्स का जो लाइट होता है या जो भी दिखता है आपको लाइट स्पॉट, वो ब्लिंकिंग नहीं होता, वो स्टेबल लाइट होता है, और वो कुछ देर के बाद डिसअपियर हो जाता है। बिकॉज द सोलर पैनल ऑन दैट सैटेलाइट ना, दे रिफ्लेक्टिंग द लाइट कमिंग फ्रॉम सन, तो उसकी वजह से वो हमें ब्राइट दिखता है, बट कुछ देर के बाद उसका एंगल चेंज हो जाता है, तो वो डिसअपियर हो जाता है। तो इससे आप ये फाइंड आउट कर सकते हो कि ये सैटेलाइट है या अदर ऑब्जेक्ट है। और टेलीस्कोप भी होते हैं, मीन्स जो हमने टेलीस्कोप लॉन्च किए हैं स्पेस में, वो भी आपको दिख सकते हैं ट्रैवल करते वक्त। नेक्स्ट होता है सुपरनोवाज। अभी ये नेक्स्ट इसमें आएगा, बट मैंने यहाँ पे रखा है उसको। सुपरनोवाज होते हैं, ब्लैक होल्स भी ऑब्जेक्ट है, बट ये ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमी में ज़्यादा नहीं कंसिडर किए जाते। एंड न्यूट्रॉन स्टार्स है लाइक पल्सर वगैरह। तो ये इतने सारे ऑब्जेक्ट्स जो है ये नाइट स्काई में आप ऑब्जर्व करते हो थ्रू इन ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमी कैटेगरी। उसके बाद जो है इवेंट्स इन स्काई, कि जो इवेंट्स होते हैं सेलेस्टियल इवेंट्स, वो कौन से होते हैं। तो पहला इवेंट जो होता है वो इक्लिप्स होता है, मीन्स लूनार इक्लिप्स हो या सोलर इक्लिप्स हो, या अदर टाइप ऑफ इक्लिप्स भी है, तो वो इक्लिप्स जो है वो होते हैं। इक्लिप्स बेसिकली क्या होता है कि एक लाइट सोर्स के आगे अगर कोई दूसरा सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट आता है, एंड ड्यू टू इट्स कॉन्फ़िगरेशन उस लाइट सोर्स का कुछ पार्ट जो है पार्शली और फुल्ली ब्लॉक किया जाता है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर साइट, इसे हम इक्लिप्स कहते हैं। ओके, तो ये इक्लिप्स भी होते हैं। उसके बाद ट्रांजिट्स होते हैं। ट्रांजिट्स मीन्स व्हाट, कि लाइट सोर्स के आगे से अगर कोई स्मॉल टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट या सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट सॉरी पास होता है, तो उसे हम ट्रांजिट कहते हैं। और ऑकल्टेशन क्या होता है कि लाइट सोर्स, अभी ट्रांजिट एंड ऑकल्टेशन थोड़ा सा डिफरेंस ऐसा है कि ट्रांजिट में जो लाइट सोर्स होता है वो बड़ा होता है एज कंपेयर टू उसके सामने से जो ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है। ओके, और ऑकल्टेशन में अपोजिट होता है। ऑकल्टेशन में ऐसा होता है कि सामने का जो ऑब्जेक्ट है वो शेप शेप नहीं कह सकते,
पर्सपेक्टिव में बड़ा दिखता है बिहाइंड द लाइट सोर्स, उसके पीछे जो लाइट सोर्स है उसके बिहाइंड, तो वो पूरा लाइट सोर्स को कवर कर लेता है, उसे हम ऑकल्टेशन भी कहते हैं। तो ऐसा ऑकल्टेशन जो है वो दो टाइप में होता है, एक लूनार ऑकल्टेशन होता है और एक एस्ट्रॉयड ऑकल्टेशन होता है। कि अगर कोई एस्ट्रॉयड उसके पीछे एक स्टार हो और उसे पूरा कवर कर ले ट्रैवल करते वक्त, तो उसे एस्ट्रॉयड ऑकल्टेशन कहते हैं। और लूनार ऑकल्टेशन में क्या होता है कि अगर मून किसी बैकग्राउंड के स्टार को कवर कर लेता है, कि उसके पीछे कोई स्टार अगर कवर हो जाता है पूरी तरीके से, तो उसे हम लूनार ऑकल्टेशन कहते हैं। अभी ये दोनों ऑकल्टेशंस के रीडिंग, उनके सिग्निफिकेंस अलग अलग है, जो आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लेने वाले हैं। बट दिस इज ऑल्सो इवेंट्स इन स्काई। द सेकेंड वन इज द मेटियो शॉवर्स। मेटियो शॉवर्स भी एक इवेंट है स्काई में जो होते हैं। ये देखने के लिए भी ब्यूटीफुल होते हैं और उसके रीडिंग्स भी काफ़ी यूजफुल होते हैं टू फाइंड समथिंग, जो आगे वाले लेक्चर में आगे जो आएंगे उसमें बताऊंगा। कंजंक्शंस होते हैं। कंजंक्शंस मीन्स व्हाट, कि हमें जो पर्सपेक्टिव प्लेन होता है हमारा अर्थ से, उसके रिगार्डिंग हमें दो ऑब्जेक्ट्स पास पास दिखाई देते हैं। लाइक लास्ट टाइम मून और मार्स का कंजंक्शन हुआ था, जुपिटर और सैटर्न का कंजंक्शन 2020 में हुआ था। वो भी काफी रेयर था, आई थिंक 8 सालों में एक बार आता है वो। तो ऐसे कंजंक्शंस भी होते रहते हैं। अभी इस मंथ के एंड को शायद आई थिंक विनस का और जुपिटर का कंजंक्शन होने वाला है फेब्रुवरी एंड को। तो ये कंजंक्शन भी एक इवेंट होते हैं। सुपरनोवाज भी एक इवेंट होते हैं, जो मैंने पिछले स्लाइड में डाला था एज ए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसलिए डाला था क्योंकि सुपरनोवाज, कुछ स्टार्स के सुपरनोवाज जो है वो कई महीनों या कई सालों तक दिखाई देते हैं, और कुछ स्टार्स के सुपरनोवाज कई एक दो दिन या एक दिन ही दिखाई देते हैं। इसीलिए मैंने ये इवेंट में भी डाला है और ऑब्जेक्ट में भी डाला है। ओके, तो सुपरनोवाज भी इवेंट है स्काई में, तो इसे भी हम ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमी में ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके, तो इस इवेंट्स के बारे में किसको कुछ सवाल है? मीन्स इसको डिटेल में तो स्टडी करेंगे, बट उसके बेसिक डेफिनेशंस आपको नहीं समझ में आए? It's okay for me, sir. ओके, तो ये पूरा एक ओवरव्यू है ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमी का। उसके बाद एस्ट्रॉयड फ्लाई बाय भी होता है। एस्ट्रॉयड फ्लाई बाय मीन्स व्हाट, आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि अर्थ के पास से एक बड़ा एस्ट्रॉयड जाने वाला है, अर्थ को खतरा हो सकता है, लाइक थिंग्स। ओके, तो इसे एस्ट्रॉयड फ्लाई बाय कहते हैं। कि एस्ट्रॉयड की ऑर्बिट जो है ये डिफाइन नहीं होती है। ओके, जैसे कॉमेट की ऑर्बिट है वो प्री डिफाइन होती है, वो चेंज नहीं होती। बट एस्ट्रॉयड की ऑर्बिट जो है ये अनप्रिडिक्टेबल है, डिफाइन नहीं कर सकते, बिकॉज वो किसी के भी ग्रेविटेशनल फोर्स में आके इन्फ्लुएंस हो सकता है। अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स में आ सकता है, जुपिटर के आ सकता है, या अदर प्लैनेट्स के। तो जब ऐसा एस्ट्रॉयड किसी पर्टिकुलर बड़े बॉडी के पास से जाता है, लाइक अर्थ के पास से, तो इसे हम एस्ट्रॉयड फ्लाई बाय कहते हैं। तो इसके ऑब्जर्वेशंस भी हम ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमी में लेते हैं टू डिस्कवर इट्स टेम्पररी ऑर्बिट। क्योंकि एस्ट्रॉयड की टेम्पररी ऑर्बिट भी हमें मॉनिटर करनी पड़ती है, ताकि फ्यूचर में उससे कुछ खतरा है या नहीं ये हम डिटेक्ट कर सकें। ओके, तो इस टाइप के इवेंट्स जो है ये ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमी में इसका ऑब्जर्वेशन, इसका रीडिंग, डेटा जनरेशन किया जाता है। तो ये इवेंट्स है। अभी आने वाले जो लेक्चर्स है उसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप ये ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमी का पूरा एक्सपीरियंस आए। तो पहला चीज कवर करेंगे कॉन्स्टिलेशंस, नक्षत्रा एंड जोडाइक साइंस। बिकॉज आप अगर किसी नए सिटी में जा रहे हो, नए सिटी में रहने को रिलोकेट हो रहे हो, तो उस सिटी के एरियाज आपको मालूम होना ज़रूरी होता है टू ट्रैवल इन दैट सिटी। ओके, आई थिंक श्वेता को इसका एग्जाम एक्सपीरियंस हुआ होगा कि Yes. यस, कि नए सिटी में आप जा रहे हो तो आपको उसके एरियाज पता होने चाहिए। सेम आप अगर स्काई को देखने जा रहे हो, ऑब्जर्व करने जा रहे हो, तो स्काई जो है ये हमारे प्रीवियस एस्ट्रोनॉमी या एस्ट्रोनॉमर्स ने डिवाइड किया है टेम्पररी या इमेजिनरी शेप से, जिसे हम कॉन्स्टिलेशंस कहते हैं।
इंडिया में नक्षत्र कहते हैं या जोडियाक साइंस है। तो इसे हम देखेंगे एग्जैक्टली क्या है। उसके बाद हाउ टू ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट एंड टेक रीडिंग्स, कि जैसा मैंने कहा कि ऑब्जर्व कैसा करना है किसी ऑब्जेक्ट को, उसके रीडिंग्स कैसे लेने हैं, ये देखेंगे। देन इक्विपमेंट्स, कि कौन से इक्विपमेंट्स आपको होने चाहिए। मीन्स आप अगर सोलर इक्लिप्स को ऑब्जर्व कर रहे हो तो उसके लिए आपको क्या होना चाहिए आपके पास, या ऑकल्टेशन आप रीडिंग ले रहे हो ऑकल्टेशन का, तो तब आपके पास क्या इक्विपमेंट होना चाहिए। तो दैट विल डिस्कस इन दिस टॉपिक। देन हाउ टू हैंडल ए टेलीस्कोप। अभी जो बेसिक 3 टाइप के टेलीस्कोप्स होते हैं उसको कैसा हैंडल किया जाए, क्या स्टेप्स है, ये इसमें कवर होगा। देन जो बेसिक सॉफ्टवेयर्स आते हैं, बिकॉज मैंने आपको कहा कि आपके पास स्काई मैप होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी स्काई मैप इतना हैंडी नहीं है जितना आपका मोबाइल है या पोर्टेबल डिवाइस है। तो बेसिकली फिर उसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स, एप्स एंड ऑनलाइन रिसोर्सेस है। तो वो कौन से है जिसका यूज़ करके आप स्काई के ऑब्जेक्ट्स को पहले से थोड़ा स्टडी कर सको। देन फ्यूचर ऑफ ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमी, कि जो फ्यूचर है, जैसा मैंने आपको कहा कि बड़े बड़े टेलीस्कोप के प्रोजेक्ट्स होने जा रहे हैं, टीएमटी है। देन एक साउथ अफ्रीका का जो बड़ा प्रोजेक्ट है टेलीस्कोप का, वो तो ये सब मिलके जो फ्यूचर क्रिएट होने वाला है ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमी का, वो क्या है। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने क्या रिवॉल्यूशन लाया है इस पूरे ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमी के कैटेगरी में। बिकॉज एज अ मीन्स जेम्स वेब टेलीस्कोप तो इंफ्रारेड कैटेगरी में आता है, बट उसका डेटा यूज करके हबल टेलीस्कोप के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हमने मीन्स ये किए हैं, इमेज उसके लिए है। तो फिर इस टाइप का जो भी फ्यूचर है ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमी का, वो हम देखने वाले हैं। सो ये पूरा जो है ये ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमी के इस सेशंस में कवर होगा। तो स्टेप बाय स्टेप अगर ये पूरा कवर होता है तो आप फिर टेलीस्कोप का यूज़ करके आपके ऑब्जर्वेशंस या फिर नेकेड आई से भी आपके ऑब्जर्वेशंस लेना शुरू कर सकते हो। ओके, तो ये पूरा एक बेसिक था। तो और इसमें आपको कुछ डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो? ओके, तो ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही था। आपको अगर इसमें कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में 1 बाय 1 सब टॉपिक को कवर करेंगे। यस रितिका, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? No, sir. नो, ठीक है। मैं थोड़ा सा एक पूछना चाहता था, आपका कुछ एग्जाम वगैरह कब है, क्या है, कुछ पता चला है आपको? Yes, sir. My exam only starts at March. मार्च फर्स्ट वीक? First week means it's 12th. 12th March, okay. Because we are planning to finish our course before March only, okay. 1st March से पहले ही कंप्लीट करें। तो इस वीक में हम ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमी कवर करेंगे। नेक्स्ट वीक में हम कवर करेंगे द टेक्निकल पार्ट ऑफ ऑल नो एस्ट्रोनॉमी इन एरोस्पेस, की रॉकेट, सैटेलाइट्स, सम काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी जितनी है। और जो एंड का जो 1-2 लेक्चर होगा वो पूरा होगा आपके प्रोजेक्ट्स के ऊपर, जो आप प्रोजेक्ट्स बनाने जा रहे हो। तो इसी वीक में आप सबको प्रोजेक्ट्स में अलोकेट करने जा रहा हूँ, जो लास्ट 1-2 लेक्चर उसके ऊपर होंगे। ओके, सो Okay, sir. बिफोर फेब्रुआरी और बिफोर मार्च विल कंक्लूड दिस कोर्स, सो ताकि आप स्टडीज के ऊपर थोड़ा कंसंट्रेट कर पाओ, राइट? Yes, sir. ओके, ठीक है। Okay. थैंक यू। यस, गुड नाइट। Thank you, sir. Thank you.